वेलकम बैक टू द लॉ चेक। आज हम कंपनी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए, इंटर्नशिप के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और अगर आप कंपनी लॉ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये फाउंडेशन टॉपिक है। इस वीडियो में हम कंपनीज़ को डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे, जैसे इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, लीगैलिटी, नंबर ऑफ पर्सन्स और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो काइंड्स ऑफ कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कंपनीज को मेनली क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, लीगैलिटी, कंट्रोल, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड अदर कंपनीज। अब हम एक एक करके ये सभी टाइप्स ऑफ कंपनीज को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री टाइप्स: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनीज वो वाली कंपनीज होती हैं जो रॉयल चार्टर के थ्रू फॉर्म होती हैं, जो पहले के ज़माने में मोनार्क इशू करते थे। मतलब जैसे हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं फॉर्म हुई है, इनको किसने फॉर्म किया है? रॉयल चार्टर ने फॉर्म किया, मतलब किंग्स एंड क्वीन, किंग या फिर क्वीन ने फॉर्म किया है। इनका हिस्टोरिकल नेचर होता है और ये जो चार्टर्ड कंपनीज है अब इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और दूसरी चीज़, कंपनीज एक्ट 2013 भी इन कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल लॉ के थ्रू बनाई जाती हैं। ऐसी कंपनीज पब्लिक के काम या फिर देश के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती हैं। इनके काम, पावर्स और जो भी रूल्स होती हैं, इनके जो स्पेशल लॉज होते हैं उनके अंदर ही लिखे होते हैं। और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर फॉर्म नहीं होती है। फॉर एग्जांपल RBI, LIC और SBI। RBI को फॉर्म करने के लिए हमारा स्पेशल लॉ है जिसके अंदर सभी के सभी पावर्स, रूल्स वगैरह जो हैं RBI से रिलेटेड वो सभी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब से कंपनी लीगली एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। इंडिया में जो भी नॉर्मल बिजनेस कंपनीज होती हैं वो मैक्सिमम कंपनीज इसी कैटेगरी में आती हैं। और ये कंपनी स्ट्रिक्टली कंपनीज एक्ट और उसके रूल्स कौन से, MOA हो गया, AOA हो गया, उनके अकॉर्डिंग काम करती हैं। अब हम कंपनी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो सबसे पहले आती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये सेक्शन 222 के अंदर डिफाइंड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर वो कंपनी होती है जिसमें जो मेंबर की लायबिलिटी होती है वो सिर्फ उन शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड होती है जो उन्होंने कंपनी से लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक शेयर खरीदा जिसकी वैल्यू थी ₹10, जिसमें से 7 रुपीज़ ए ने पे कर दिए थे टू द कंपनी। बाकी के जो बचे 3 रुपीज़ हैं, सिर्फ ए की लाइबिलिटी ये 3 रुपीज़ तक की ही होगी। अब इसकी डेफिनेशन दोबारा से समझिए कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कंपनी होती हैं जिसमें मेंबर की लायबिलिटी उनके अनपेड शेयर्स की होती है। मतलब ए के जो अनपेड शेयर्स है, मतलब ए ने अभी तक 3 रुपीज़ पे नहीं किए हैं, तो ए की लायबिलिटी सिर्फ वो 3 रुपीज़ की होगी जो उन्होंने कंपनी से जो जितने भी शेयर्स लिए हैं उसका जो भी अनपेड वैल्यू होगा, सिर्फ ए की लायबिलिटी सिर्फ उन अनपेड वैल्यू की ही होगी, ना कि बाकी पेमेंट की। अब जो शेयर्स जो हैं वो फुली पेड होते हैं। अगर किसी, मतलब ए ने अगर मान लो ₹10 पूरे दे दिए तो इस केस के अंदर ए की ज़ीरो लायबिलिटी मानी जाएगी। लेकिन अगर शेयर्स पार्टली पेड है, मान लो ए ने 5 रुपीज़ दे दिए एंड 5 रुपीज़ अभी रहते हैं, तो इस केस के अंदर ए की लायबिलिटी वो हाफ, जो अनपेड वैल्यू है सिर्फ उसकी ही लायबिलिटी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ शेयर्स आर फुली पेड तो मेंबर की लायबिलिटी ज़ीरो होगी। अगर शेयर्स जो है पार्टली पेड है तो मेंबर की सिर्फ उतनी जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब ₹5 जो कि रिमेनिंग अमाउंट है, या फिर ₹3 इस केस के अंदर जहाँ पे ए ने 7 रुपीज़ पे कर दिए, 3 रुपीज़ रहते तो इस केस के अंदर 3 रुपीज़ की लायबिलिटी होगी और इस केस के अंदर 5 रुपीज़ की लायबिलिटी होगी। मतलब जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो ए को पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, जो जिसकी डेफिनेशन दी गई है 2 क्लॉज 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, मतलब कंपनी का एंड होने वाला है, कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। इस टाइप की कंपनी में मेंबर की जो लायबिलिटी होती है नॉर्मल बिजनेस के टाइम पर नहीं होती है, बल्कि सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर अराइज होती है। जो अमाउंट मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन होता है। मान लीजिए एक चैरिटेबल कंपनी है, ठीक है,
उसमें बी ने गारंटी दी है कि वो ₹5000 का क्या करेगा, पे करेगा जब कंपनी क्या जाएगी, वाइंडिंग अप में जाएंगी। तो जब तक कंपनी चल रही है तब तक बी से वही ये ₹5000 डिमांड नहीं किए जाएंगे। और अगर फ्यूचर में कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो और कंपनी को लॉस हो रहे होते हैं तो बी की क्या मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी बनती है, ₹5000 बनती है। और इसके अलावा 5000 के अलावा बी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता। और जो भी एक गारंटी अमाउंट है ये स्पेसिफाई कहाँ किया जाता है, हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी अपने डेट्स या फिर लॉसेस को पे नहीं कर पाती है तो मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स की जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए, अपने जो भी कंपनी का डेट वगैरह था उसको दोबारा से रीपे करने के लिए मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। मतलब मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ की जा सकती है कंपनी का डेट को पे करने के लिए। यहाँ पर कोई फिक्स लिमिट नहीं होती है जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर गारंटी में होती है। यहाँ पे कोई भी फिक्स लिमिट नहीं होती है। मान लीजिए एक अनलिमिटेड कंपनी है जिसमें एक मेंबर है सी। अगर कंपनी पर 10 लाख रुपीज़ का डेट आ जाता है तो कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है उस डेट को रीपे करने के लिए, तो सी से पूरा अमाउंट रिकवर किया जा सकता है, चाहे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों ना यूज़ करनी पड़े। यहाँ जो सी की लाइबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। और क्या है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। तो लीगल कंपनीज वो सारी कंपनीज होती हैं जो कि प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट की गई हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और इलीगल एसोसिएशन वो सारी कंपनीज हो गई जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती है एक्ट के अंदर, वो सभी हमारी कंपनीज मान जाते हैं इलीगल एसोसिएशन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहले आती है हमारी होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी पर कंट्रोल रखती है। मतलब कंट्रोल का मतलब सिर्फ शेयर्स रखना नहीं होता है बल्कि कंपनी को मैनेज करना होता है। मतलब कंपनी के पास सामने वाली कंपनी को मैनेज करने की पावर है। एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी तब माना जाता है जब वो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है या फिर दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा उनके पास वोटिंग पावर या फिर शेयर कैपिटल का कंट्रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ए के पास लेट्स से 60% ऑफ शेयर्स हैं कंपनी बी के। अब क्योंकि ए के पास 50% से ज़्यादा मतलब 60% शेयर्स हैं कंपनी बी के, तो कंपनी बी के जो कंपनी ए जो है वो क्या हुई, कंपनी बी की होल्डिंग कंपनी हुई। और अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है कंपनी बी की, तो भी हमारी कंपनी ए क्या मानी जाएगी, होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी ऑफ कंपनी बी। और इसी केस में अगर हम कंपनी ए को होल्डिंग कंपनी बोलते हैं तो यहाँ पे कंपनी बी क्या होगी, हमारी सब्सिडियरी कंपनी होगी। अब सब्सिडियरी कंपनी को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोल में होती है। जो कंपनी कंट्रोल करती है उसे हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है वो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है। अब किसी भी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी तब माना जाता है जब उसके जो सब्सिडरी कंपनी है, मतलब ऊपर वाले केस में देखें तो जो कंपनी बी है उसके जो 50% शेयर्स थे, 50% से ज़्यादा शेयर्स क्या ए कंपनी के पास थे। तो इस केस के अंदर बी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी किसकी, होल्डिंग कंपनी की, मतलब ए कंपनी की। और उसके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सब्सिडरी कंपनी है कंपनी बी, उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको भी अगर कंट्रोल किया जा रहा है बाय द कंपनी ए, मतलब जो कि होल्डिंग कंपनी है, तो भी हमारी कंपनी क्या मानी जाएगी, दैट इज़ कंपनी बी क्या मानी जाएगी, हमारी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। तो सबसे पहले आती है हमारी 1% कंपनी। 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एक ही पर्सन मेंबर होता है, मतलब पूरी कंपनी का ऑनर कौन है, सिर्फ एक ही पर्सन है। तो 1% कंपनी के अंदर जो भी मेंबर काम कर रहा होता है, जो भी ऑनर होता है, वो कौन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट का ही होना चाहिए। तो 1% कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी के लिए 1% कंपनी की कंटिन्यूटी के लिए एक नॉमिनी को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि एक पर्सन सिर्फ एक ही कंपनी 1% कंपनी को फॉर्म कर सकता है, और दूसरा वही मतलब और एक पर्सन एक से ज़्यादा ओपीसी मतलब 1% कंपनी का नॉमिनी भी नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है मिंटू,
और वो अपना एक स्मॉल बिजनेस क्या है स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो अकेला ही ऑनर बनना चाहता है उस कंपनी का। तो मिंटू क्या करता है, अपना बिजनेस 1% कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर करवा लेता है। अब मिंटू क्या है, सिंगल मेंबर है उस कंपनी का। अगर फ्यूचर में मिंटू को कुछ हो जाता है तो नॉमिनी क्या है, ऑटोमेटिक जो नॉमिनी जो होगा मिंटू का, लेट्स से उसकी वाइफ चिंटी, तो वो क्या बन जाएगी, हमारी कंपनी की ओनर बन जाएगी। और इसी तरीके से जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली कंटिन्यू होता रहता है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। इसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है और शेयर्स को पब्लिक को फ्रीली ऑफर नहीं किए जाते। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना कंपलसरी होता है। इस टाइप की कंपनी में शेयर के जो ट्रांसफ़र होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है। मतलब शेयर्स को फ्रीली किसी को भी नहीं बेचे, मतलब आप किसी, अगर पर्सन एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर है तो वो अपने शेयर्स फ्रीली किसी थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, इसलिए वो प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं कर सकती है। मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड या फिर पीवीटी एलटीडी लगाना कंपलसरी होता है। मतलब इसका भी मतलब प्राइवेट लिमिटेड ही होता है। और प्राइवेट कंपनी के लिए जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उनको जो भी स्ट्रिक्टनेस होती है कंपनीज एक्ट की, वो कम मतलब इनको कम फॉलो करनी पड़ती है हमारी प्राइवेट कंपनी को एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक कंपनी। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर दी गई है। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, मतलब शेयर्स और जो डिबेंचर्स होते हैं वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होना कंपलसरी होता है और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होनी चाहिए। अब इस टाइप की कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स आसानी से नहीं बेच सकता। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट भी कर सकती है। मेंबर्स की जो भी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड या फिर वर्ड एलटीडी का मतलब है लिमिटेड होता है, लगाना कंपलसरी होता है। प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में पब्लिक कंपनी के लिए जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। अब हम पढ़ते हैं अदर कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आती है हमारी सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। इस टाइप की कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन, आर्ट, साइंस, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती हैं लेकिन वो प्रॉफिट मेंबर को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर करती है। फ़ीस या जो भी डोनेशंस होती हैं, जो भी पैसा आता है फ़ीस या फिर डोनेशन से, वो पैसा स्कूल्स, बुक्स और एजुकेशन फैसिलिटीज़ पर ही यूज़ होता है और मेंबर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता। इसी वजह से जो NGOs हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सेक्शन 8 की कंपनी का फॉर्म क्या चूज़ करती हैं और फॉर्म फिल करती हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल कंपनी की। इसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज 85 के अंदर दी गई है। तो स्मॉल कंपनी वो प्राइवेट कंपनी होती है जो लिमिटेड स्केल पर, मतलब छोटे लेवल पर ऑपरेट करती हैं। इसीलिए इसके कंप्लायंस जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इनके लिए कम रखी गई हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्मॉल कंपनी तब माना जाता है जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ तक हो और उसका जो टर्नओवर हो वो 100 करोड़ तक हो। स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस देने के लिए स्मॉल कंपनी का स्टेटस देने का पर्पस यही होता है कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको लीगल कंप्लायंस का बर्डन कम हो। लेकिन ध्यान रहे कि हर एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होती। दूसरी चीज़ जो हमारी स्मॉल कंपनी होती हैं वो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप है जो प्राइवेटली ओन्ड है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल है ₹2 करोड़ एंड उसका एनुअल टर्नओवर है ₹20 करोड़। अब क्योंकि दोनों लिमिट्स के अंदर है, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी, पेड अप कैपिटल और हमारा जो टर्नओवर कैपिटल है, ये एनुअल टर्नओवर है, ये दोनों लिमिट्स के अंदर है, तो
इस कंपनी को लेस फाइलिंग, इस कंपनी को हम बोलेंगे स्मॉल कंपनी, और इस कंपनी को लेस फाइलिंग और रिड्यूस्ड कंप्लायंस का बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं डोमेन कंपनीज़ की। तो डोमेन कंपनी वो कंपनी होती हैं जो अभी एक्टिव बिजनेस नहीं कर रही हैं या जो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बनाई गई होती हैं। ऐसी कंपनीज़ वॉलंटरीली अपने आप को क्या डोमेन स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मतलब कोई भी कंपनी अगर चाहती है कि वो डोमेन कंपनी हो तो वो डोमेन स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है, ताकि उससे कम लीगल कंप्लायंस को फॉलो करना पड़े। तो डोमेन कंपनी का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी को सिक्योर रखना, एसेट्स या फिर जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उनको होल्ड करके रखना, और जितनी भी कंप्लायंस कॉस्ट होती है उसको कम करना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, वो फ्यूचर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहती है लेकिन अभी उसका प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, तो कंपनी अपने आप को क्या कर देगी, डोमेन कंपनी डिक्लेयर करवा लेती है। तो इस केस के अंदर कंपनी लीगली एग्जिस्ट तो करती रहती है, और एनुअल जो भी फाइलिंग्स वगैरह होती है उसको वो कम करनी पड़ती हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट जब भी मतलब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तब कंपनी क्या हो जाती है, एक्टिव स्टेटस में वापस आ सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी निधि कंपनी। तो निधि कंपनी एक स्पेशल टाइप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है, और जो अपने मेंबर्स के बीच सेविंग्स और लेंडिंग्स का काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेंबर्स में सेविंग की हैबिट को डेवलप करना, मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करना। और जो निधि कंपनी है वो पब्लिक के साथ डील नहीं कर सकती, मतलब जो भी मेंबर्स नहीं है उनके साथ वो डील नहीं कर सकती, और उनसे पैसा लेना या फिर देना उनको अलाउड नहीं होता। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों का मिलाकर कंपनी के 51% या उससे ज़्यादा शेयर होल्ड करते हैं। इस टाइप की कंपनी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसीलिए ये कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। और जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के थ्रू होता है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी का जो भी ऑडिट होता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के थ्रू होता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फॉर एग्जांपल ONGC या फिर BSNL हो गया। तो ये कंपनीज़ में गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं, और ऑडिट इनकी CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करते हैं। इसीलिए ये कंपनीज़ गवर्नमेंट कंपनीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर किसी कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई हैं लेकिन इंडिया के अंदर बिजनेस करती हैं। फॉरेन कंपनी का इंडिया में बिजनेस करना पॉसिबल है कब, जब वो कब फिजिकल ऑफिस के थ्रू हो गया, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो गया, जैसे वेबसाइट्स, ऐप्स या फिर ऑनलाइन सर्विसेज। तो फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करते वक्त इंडियन लॉज और कंपनीज एक्ट के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल गूगल INC या फिर अमेजॉन INC है, ये कंपनीज इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन इंडिया में ऑफिसेज, वेबसाइट्स और ऑपरेशंस के थ्रू ये बिजनेस करती हैं, इसलिए ये कंपनीज फॉरेन कंपनीज कहलाती हैं। अब लास्ट आता है हमारा एसोसिएट कंपनी, जिसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज 6 के अंदर दी हुई है। तो एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं होता। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कि सामने वाली, मतलब जो भी होल्डिंग कंपनी है, मतलब जो दूसरे वाली कंपनी है, उसके जितना भी टोटल वोटिंग पावर होती है वो 20% या फिर 20% से ज़्यादा होती है, और जो भी जितने भी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं वो अग्रीमेंट के थ्रू सामने वाली कंपनी पार्टिसिपेट करती है एक कंपनी के अंदर। लेकिन अगर कंट्रोल 50% से ज़्यादा हो जाए तो कंपनी हमारी क्या बन जाती है, सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, मतलब एसोसिएट कंपनी क्या बन जाती है, फिर सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। कब, जब सामने वाली कंपनी का जो कंट्रोल है वो 50% से ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी P के पास कंपनी Q के 25% शेयर्स हैं। अब कंपनी P के पास 50% से कम शेयर्स हैं, और लेकिन कंपनी P के पास 20% से ज़्यादा शेयर्स होने की वजह से कंपनी Q कंपनी P की एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, और कंपनी P इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्फ्लुएंस कर सकती है लेकिन फुल कंट्रोल उसके पास नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ कंपनी। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ कंपनी। आज के इस वीडियो में हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी को डिटेल में समझा। हमने देखा कि कंपनी को अलग अलग बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है, जैसे इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, नंबर ऑफ पर्सन, और जो भी स्पेशल पर्पस कंपनीज होती है। हर टाइप की कंपनी का अपना पर्पस, स्ट्रक्चर और लीगल इंपॉर्टेंस होता है। इस क्लासिफिकेशन से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी कंपनी किस सिचुएशन के लिए सुटेबल होती है।
ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत स्कोरिंग है और प्रैक्टिकल लाइफ और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही कंपनी लॉ के ईजी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनी लॉ के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।